Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो विकास हम लोग का एक सहारा है। यदि वह सहारा नहीं होता तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते। कैसे होगा? काम होता है तो लोग भी प्रसन्न रहते हैं, वही विकास का मुद्दा होगा। सांसद और 4 बार विधायक रहे दिनेश चंद्र यादव पे इस बार पार्टी ने फिर से भरोसा किया है और इन्हें मधेपुरा लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। हमारे साथ मौजूद है दिनेश चंद्र यादव। दिनेश जी, आपका बिहार तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, जनता के बीच जाना है आपको, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मुद्दा तो विकास का मुद्दा रहता है। शुरू से जब 90 से चुनाव में हम जीते थे विधायक के रूप में, तो विकास हम लोग का एक सहारा है। यदि वह सहारा नहीं होता तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए जब जब मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का, तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा, काम होता है तो लोग भी प्रसन्न रहते हैं, वही विकास का मुद्दा होगा। पिछले क्या क्या काम किए हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं जिसको आपको पूरा करना है? पिछले बार का गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। मुख्य रूप से आप जान लीजिए कि जितना नेशनल हाईवे हम स्वीकृत कराए थे, वह बिल्कुल उसका निर्माण नहीं हो रहा था। जैसे नेशनल हाईवे 106, नेशनल हाईवे 107, वह सब नहीं हो रहा था। लेकिन उसके निर्माण के काज लगभग अब पूरे होने को चला। और अब इस क्षेत्र में जैसे मधेपुरा जिला को भी लीजिएगा तो वहाँ एक जगह कहीं लोग आरओबी बनाते हैं तो पूरे गौरवान्वित होते हैं, लेकिन मधेपुरा जिला में ही देखिएगा तो आपको 6 जगह आरओबी का निर्माण हो रहा है। और सहरसा में भी होगा सर्वे ढाला पर, उसका डिजाइन चूँकि नहीं हुआ इसीलिए उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो यही है। और जितने ग्रामीण स्तर की सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क थी, हम समझते हैं कि मधेपुरा में ही 200-250 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। फिर सहरसा में भी बहुत सारी ऐसी सड़कें थी जो जर्जर थी। और इस बार तो हुआ कि जो सड़क छोटी सड़क थी 10 फीट 12 फीट का, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में वह 5 मीटर सड़क हो गया, 18 फीट का सड़क हो गया। तो लोगों को उससे सहूलियत होती। आप जानते हैं कि एक दूरदर्शन केंद्र हम दीवारी में स्वीकृत कराए थे, जो इस देश का पहला दूरदर्शन केंद्र था 20 किलोवाट का। आप जो 4 महानगर है वहाँ भी 20 किलोवाट का दूरदर्शन केंद्र नहीं था, बल्कि उसमें 10-10 किलोवाट का अलग अलग करके वहाँ लोग काम चलाते थे। नया टेक्नोलॉजी आया और सहरसा में इस देश का पहला 20 किलोवाट का दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ। आज के दिन में सरकार ने निर्णय लिया कि दूरदर्शन की अब आवश्यकता नहीं रही। सही भी है, अब तो डिश वगैरह आ गया। 2000-3000 रुपये में डिश लोग लगाते, हजारों चैनल देखते हैं, इसलिए उसकी महत्ता घट गई। तो सरकार ने निर्णय लिया कि हम उसको बंद करेंगे। सभी जगह बंद हो गया, तो दीवारी में भी बंद हो गया। तो हमने माननीय मंत्री से आग्रह किया कि दीवारी स्थान में तो आप दूरदर्शन केंद्र बंद करा रहे हैं, आपकी मजबूरी भी है, लेकिन दीवारी में 100 वाट का FM रेडियो का ट्रांसमिशन लगा हुआ है, जिसका क्षमता 1 से 1.5 किलोमीटर तक के लोग ही उससे कार्यक्रम सुन सकते थे। लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन अब दीवारी में 10 किलोवाट का FM रेडियो स्थापित होगा, जिसकी स्वीकृति हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास भी कर दिए। और जब वह चालू होगा तो उसका क्षमता होगा हवा की दूरी 100 किलोमीटर, मतलब सहरसा से 100 किलोमीटर उत्तर, उतने ही दक्षिण, उतने ही पूरब और उतने ही पश्चिम। आप देखिएगा तो उत्तर की तरह नेपाल के भी लोग उससे कुछ हिस्से में कार्यक्रम देखेंगे, और पूरब में तो आपको बंगाल के हिस्से में भी उससे कार्यक्रम देखेंगे। तो यह भी कराने में सफल हो गए। और NH 106 में
जो बिहपुर से बीरपुर सड़क जिसका नाम है, तो निर्माण के कार्य शुरू हुए बीरपुर से लेके उदा किशुनगंज तक, लेकिन उसके आगे जो 28 किलोमीटर की सड़क थी जिसमें कोसी नदी थी, जिसके चलते पुल नहीं रहने से उसका कनेक्टिविटी नहीं होता, तो उसमें भी 1400 करोड़ रुपये की लागत से उसमें कोसी नदी पर लंबा पुल बनेगा और 20 किलोमीटर सड़क बनेगा, और उसके भी निर्माण के कार्य पूरे गति से, द्रुत गति से चल रहा है। तो और सब जो बिहार सरकार के स्तर से भी जो होने का था, तो उसमें भी हम समझते हैं कि कई सौ सड़क की हमने स्वीकृति कराई, उसका मंजूरी भी हुआ और निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया। तो हम इस इंतज़ार में नहीं रहते हैं कि जो भारत सरकार से काम होना है उसी पर लगे रहिए। हम लगे रहते हैं कि बिहार सरकार के स्तर से भी जो काम होने वाला है उसमें भी लगते हैं, उसमें कहाँ कठिनाई है उसको भी दूर करते हैं, उसकी भी मंजूरी कराते हैं और उसका निर्माण होता है, तो आम लोगों को लाभ भी होता है। तो राज्य सरकार के स्तर से ही एक सड़क जो मानसी से लेकर हरदी चौगड़ा तक की सड़क थी, जो पहले ग्रामीण सड़क था यहाँ कोपरिया से लेके बदला तक, वह पथ निर्माण में तब्दील हुआ, बाद में उसको स्टेट हाईवे के सूची में सम्मिलित कराए और आज के दिन में 567 करोड़ रुपये की लागत से मानसी से सिमरी बख्तियारपुर तक उस सड़क का निर्माण हो रहा है, जो डबल लेन का सड़क होगा। और जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, कोसी है, डेढ़ कोसी है, कत्याने नदी है, बागमती नदी, इसमें हाई लेवल ब्रिज का निर्माण का कार्य शुरू हो गया या जो नहीं है उसमें शुरू होने वाला है। और 4 आरओबी का भी निर्माण इसमें होगा, जहाँ जहाँ से रेल लाइन क्रॉस करेगा सड़क, वहाँ पर आरओबी का निर्माण होगा, उसकी भी स्वीकृति हो गई, वह भी काम होगा। दूसरे चरण में सिमरी बख्तियारपुर से लेके हरदी चौगड़ा तक हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी भी मंजूरी हो जाए, चूँकि यह एडीबी बैंक से उसको राशि की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतने पर सहमति दी कि बड़ा बड़ा पुल बनेगा, उसमें राशि लगेगी, तो पहले आप इसको कर लीजिए, उसको हम आगे करेंगे। तो आगे का भी डीपीआर वगैरह बना हुआ है और उसकी भी मंजूरी होगी। तो यदि वह बन जाएगा तो सहरसा के लोग यदि जाते हैं खगड़िया, यदि यह सड़क बन जाएगा तो उसको 70 किलोमीटर दूरी कम तय करनी पड़ेगी सहरसा के लोगों को, या खगड़िया के लोग सहरसा आना चाहेंगे बहुत आसानी से 43 किलोमीटर दूरी है रेलवे लाइन की सहरसा से मानसी, लेकिन सड़क है तो थोड़ा कहीं कहीं घुमाव हो गया, तो उसको 45-46 किलोमीटर मानिए। और लोग मोटरसाइकिल से भी चाहेंगे जाना तो बहुत आसानी से जाएंगे, उधर से आएंगे। तो यह सब काम कराए हैं। और अब तो हम पहले कहे कि बहुत काम का याद भी नहीं रहता। एक सड़क बन रहा है 4 लेन मधुबनी के उच्चैठ भगवती स्थान से उग्रतारा स्थान जो अपने यहाँ महिषी का है, उसके भी निर्माण के कार्य पूरे गति से चल रहा है। 4 लेन सड़क होगा। हम पहली बार जब 96 में सांसद हुए थे तो उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय देवेगौड़ा साहब थे, और उनसे आग्रह और विनती करके हमने एक नेशनल हाईवे की स्वीकृति कराई, जो मुजफ्फरपुर दरभंगा फरबिसगंज पूर्णिया तक की सड़क, जो NH 57 जिसका नाम पड़ा। और बाद में जो फिर कुछ समय के लिए सांसद नहीं हुए, 99 जब जीत के फिर गए, तो उस समय के प्रधानमंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी साहब, और उनका कंसेप्ट था कि देश को जोड़ने के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हम निर्माण कराएंगे, और 4 महानगर को जोड़ने के लिए गोल्डन कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे। तो अलाइनमेंट तय हो रहा था गुजरात के पोरबंदर से के असम से सिलचर से जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, तो हमने उसमें कोशिश करके राजनाथ बाबू उसमें मंत्री थे, और उनसे आग्रह करके उसको ईस्ट वेस्ट के अलाइनमेंट में उसको सम्मिलित कराए, और आज उसी का फल है। उस समय हम बोलते थे कि ऐसा सड़क हम बनवाएंगे इस क्षेत्र से
उस समय वह भी हिस्सा जो NH-57 किए थे, तो हमारे हिस्से में ही लोकसभा सहरसा का पार्ट था सुपौल जिला में। तो लोग को आश्चर्य होता था कि MP साहब कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 8 करोड़ रुपया कैसे खर्च होगा, लेकिन आज के दिन में देखते हैं तो लोग को होता है कि नहीं, जो बोल रहे थे सही, कहीं कहीं तो 8 करोड़ से अधिक भी किलोमीटर पर खर्च आया उसमें। यही मुख्य रूप से मोटा मोटी यही काम है। अब यह भी सभी लोग को पता है कि जब यहाँ नेशनल हाईवे नहीं था और यह जो इलाका था कोसी का इलाका, सिर्फ सहरसा नहीं, सहरसा मधेपुरा सुपौल का इलाका, उसमें आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। बाढ़ के दिन में यदि कोसी नदी का प्रेशर होता था रेल पर, तो धनसर के नज़दीक जब कटनियाँ लगता था तो ट्रेन चलना बंद हो जाता था। उस ज़माने में यदि कोई बीमार पड़ता था, डॉक्टर कहता था कि इसको पटना ले जाइए, तो पटना ले जाने में उसको पहले कुर्सेला से, सरसी से कुर्सेला, तब फिर खगड़िया मोकामा होके लोग जाते थे पटना इलाज कराने के लिए। बहुत रोगी की मृत्यु तो रास्ते में ही हो जाती थी। लेकिन आज के दिन में तो यह कोसी इलाका में चारों दिशा से आपको रास्ता खुल गया। आपको 4 लेन पर महासेतु का निर्माण हुआ, बलुआहा में पुल का निर्माण हुआ, विजय घाट में पुल का निर्माण हुआ। आपको डुमरी में जो क्षतिग्रस्त हो गया था ब्रिज, उसमें बहुत दिनों से लंबित था, उसके निर्माण को भी करवाए। तो आज के दिन में पटना या कहीं भी जाने के लिए इस टापू से लोगों को जो कोई चारा नहीं था, आज चतुर्दिक विकास हुआ, सभी लोग उस आवागमन का लाभ ले रहे हैं। सर, चुनाव के समय में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है सामने में, ऐसे में आप कैसे उन चुनौतियों का सामना करेंगे? चुनाव के समय में कोई चुनौती नहीं आती। जिन्होंने सच्चे मन से क्षेत्र का सेवा किया, उसके लिए परेशानी का कोई कारण है ही नहीं। चुनाव में तो उम्मीदवार होते, जैसे मधेपुरा लोकसभा से उम्मीदवार हुए, फिर हमारा दल है, फिर NDA है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो चुनौती कहाँ से आएगा? कोई चुनौती, हम समझते हैं कि इतना चुनाव हुआ, हम चुनौती कभी हमारे सामने में उस तरह का आया ही नहीं कि जिसका सामना हम नहीं कर सकें। सब जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से सब आसानी से निपट जाता है। कैसा मुकाबला रहेगा इस बार? देखिए भाई, अभी तो उम्मीदवार ही नहीं आया जो आना चाहिए महागठबंधन से, तो उम्मीदवार ही नहीं है, तो मुकाबला के बारे में हम क्या बता सकते हैं। और वह तो जनता से पूछिए कि कैसा मुकाबला रहेगा, क्या है नहीं है। आपके सांसद काम करते हैं कि 5 साल सोए रहे, यह सब बात तो जनता से पूछिए। धीरज सिंह, बिहार तक, सहरसा।